Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 23rd of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. Here the first news is NEET Chief Election Commissioner who can't be bulldozed session happens once in a while Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ पर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन तो होना ही चाहिए, उसके साथ ज़रूरी है कि ये ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कैरेक्टर वाला पर्सन हो, जिसको आसानी से यहाँ पर बुलडोज ना किया जा सके। और टीएन सेशन जैसे लोग यहाँ पर वंस इन अ वाइल होते हैं। टीएन सेशन यहाँ पर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इलेक्शंस को लेकर, तो उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी रहेगी। Saying that a chief election commissioner should be someone with character who does not allow himself to be bulldozed, and a person like former chief election commissioner, the late TN session happens once in a while. तो इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने की ज़रूरत है इन द अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी इंश्योर रहेगी। You need someone with character, someone who does not allow himself to be bulldozed। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे पर्सन को अपॉइंट कैसे किया जाए। द लीस्ट इंट्रूसिव विल बी अ सिस्टम जहाँ पर प्रेजेंस होगी चीफ जस्टिस की इन द अपॉइंटमेंट कमेटी, और जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी होगी, कोई मैसअप नहीं होगा सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने क्या पॉइंट उठाया? अटॉर्नी जनरल का बेसिकली ये कहना है कि बात यहाँ पर ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए, इसीलिए जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए इसके बारे में पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ बनाए, पार्लियामेंट यहाँ पर डिबेट करे, तो जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडिंग द बेंच अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ही सेड वन सेट प्रिंसिपल इज दैट द ओरिजिनल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। Matters that are open for scrutiny by this court are ones that violate fundamental rights. The court can enhance the provision, but when it comes to striking an original provision of the constitution, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट टू डिबेट एंड नॉट द कोर्ट। प्रेजेंटली इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो यहाँ पर एज होती है रिटायरमेंट की, ये 6 और 65 की, यहाँ पर जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटायरमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है 63 ईयर्स में, तो 2 साल के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 65 एज उसने पहले अटेन कर ली और 6 साल का टेन्योर यहाँ पर बाद में होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि 2004 के बाद यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि पहले डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो कि अपने 6 साल का टेन्योर पूरा ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑल्दो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स टेन्योर इज 6 ईयर्स अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners act of 1991, no chief election commissioner has completed his tenure since 2004। यहाँ पर जानबूझ के किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसका यहाँ पर 65 ईयर्स पहले ही अटेन हो जाए और 6 साल का टेन्योर पूरा ना हो पाए। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इज दैट बिकॉज इट नोज द डेट ऑफ बर्थ, इट इंश्योर्स दैट द वन हु इज अपॉइंटेड डज नॉट गेट हिज फुल 6 ईयर्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस इसको थॉट किया जाता है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 324 की बात की गई है, डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैड एनविसाज्ड द इनेक्टमेंट ऑफ ए लॉ, लेकिन अभी तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ नहीं कहता है जिस प्रोविजन का यहाँ पर सब लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए लॉ द साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंस के लिए, ज़्यादा न्यूट्रलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते वक्त जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी इंश्योर रहेगी। अब हम चलते हैं आगे। असम पुलिस ओपन फायर नियर मेघालय। असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट है और जिसकी वजह से हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टिम्बर स्मगलिंग का कुछ केस था और जिसकी वजह से यहाँ पर फायरिंग हो गई। असम एंड मेघालय हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट इन 12 स्ट्रेचेस ऑफ द 884 किलोमीटर लॉन्ग शेयर्ड बॉर्डर। द 2 स्टेट्स हैड अग्रीड कि ये लोग अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होने थी, लेकिन उससे पहले ही हमें ये इंसिडेंट देखने को मिल गया। इंडिया आसियान मस्ट वर्क टुगेदर फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन।
तो यहाँ पर दो इनिशिएटिव्स की बात की गई बाय द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। तो पहला यहाँ पर ये कहा गया है कि विमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इस इनिशिएटिव की बात की गई है, इंडिया आसियान इनिशिएटिव फॉर विमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और यहाँ पर जो सेकंड इनिशिएटिव है ये है इंडिया आसियान इनिशिएटिव ऑन मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसके लिए एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, मरीन पोल्यूशन को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो दो इनिशिएटिव्स बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। इंडिया और आसियान को यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं, तो इंडिया आसियान के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहले से आपको प्रिपेयर करके रखने हैं क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। He also conveyed India's continued advocacy for a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific, और जिसके लिए यहाँ पर आसियान कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया और आसियान की ये जो रिलेशनशिप है ये रिसेंटली एलिवेट हुई थी टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और आसियान यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह यहाँ पर एलिवेट हुई थी रिसेंटली। 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया आसियान रिलेशंस इन 2022, जिसको कि डिजिग्नेट किया गया है एज आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो इंडिया आसियान के बारे में आपको पहले से ही पॉइंट्स रेडी रखने हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एशियन एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द एशियन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट। दे इनहेबिट ड्राई टू वेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटाट्स इन 13 रेंज कंट्रीज स्पैनिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। देयर आर 3 सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स। तो ये 3 सब स्पीशीज कौन सी हैं? इंडियन, सुमत्रन एंड श्रीलंकन। कौन से इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो फर्स्ट है गज यात्रा, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है कि हमें यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर्स को सिक्योर करना है। एक प्रोग्राम है माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, जिसको कि 2003 में लॉन्च किया गया था, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है दैट ट्रैक्स ट्रेंड्स इन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो माइक यहाँ पर किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में स्टार्ट किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, देयर हैबिटाट्स एंड कॉरिडोर्स। तो गज यात्रा, सेकंड इज माइक एंड द थर्ड वन इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर इंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये शेड्यूल 1 में है। अब हम चलते हैं आगे। जयशंकर UAE काउंटर पार्ट रिव्यू प्रोग्रेस एंड रिलेशंस। तो ये हमने डिस्कस किया था कि UAE के साथ इंडिया ने यहाँ पर साइन किया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हमारा UAE के साथ सेपा साइन हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब हम चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट गिव सेंटर 6 more weeks टू कंसल्ट स्टेट्स UTs। अब ये किस बारे में बात की जा रही है? तो बात ये है कि जो हिंदूज़ हैं, जिन स्टेट में हिंदूज मिनॉरिटी हैं, उनको वहाँ पर मिनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे गेव सेंटर के यहाँ पर सेंटर को 6 और हफ्ते दिए गए कि सेंटर अपने कंसल्टेशंस को कंप्लीट करे विद स्टेट्स ऑन द डिमांड कि जिन स्टेट्स में हिंदू मिनॉरिटी हैं उनको वहाँ पर मिनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। डिमांड टू ग्रांट मिनॉरिटी स्टेटस टू हिंदूज इन स्टेट्स जहाँ पर उनके नंबर बाकी कम्युनिटी से कम है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे TMA पाई रूलिंग। अब TMA पाई केस में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो मिनॉरिटी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए स्टेट लेवल पर। Ruling in the TMA Pai case, which said that for the purposes of Article 30 that deals with the rights of minorities to establish and administer educational institutions, तो religious और linguistic minorities को identify करने की ज़रूरत है at the state level। तो TMA Pai ruling ये आपको पता होना चाहिए, 2002 में ये ruling आई थी। The court was hearing a clutch of petitions including one by advocate challenging the constitutional validity of the NMC Act। अब NMC Act की यहाँ पर constitutional validity को क्यों चैलेंज किया गया है? क्योंकि ये सेंटर को पावर देता है कि सेंटर यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को नोटिफाई कर सकता है। TMA पाई केस में ये कहा गया था कि जो मिनॉरिटीज़ है इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है स्टेट लेवल के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई सूखाताल और नैनी की। तो सूखाताल लेक को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करने से काफ़ी फ्रेजाइल हो जाएगा, इसलिए डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द स्टेट टू स्टॉप ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द लेक बेड एंड पोस्टेड द मैटर फॉर द फर्दर हियरिंग। इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पर ये जो सूखाताल है ये फीडर लेक है फॉर द नैनी लेक, इसीलिए यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको यहाँ पर कंक्रेटाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है कि यहाँ पर कोलैप्स हो सकता है द इकोलॉजी ऑफ द नैनी लेक, और यहाँ पर जो लाइवलीहुड है नैनीताल रेसिडेंट्स के ये यहाँ पर इंडेंजर हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वुमेन लाइफ लिबर्टी। तो यहाँ पर बात की गई ईरान की। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं? क्योंकि ईरान में एक वुमेन थी महासा अमीनी नाम की,
जिसने कि शायद अपना हिजाब सही से नहीं पहन रखा था, अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान। और मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान उनको यहाँ पर डिटेन कर लेती है और डिटेंशन के वक्त उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ पर जो यहाँ पर ईरानियन टीम थी उन्होंने साइलेंस रखा जब यहाँ पर नेशनल एंथम ईरान का प्ले हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर सॉलिडारिटी दिखा रहे थे ईरानियन वुमेन के साथ जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इन अ कंट्री वेयर द वुमेन्स वॉइस हैज सिस्टमैटिकली बीन सबड्यूड एंड फोर्स्ड टू सबमिट द डिक्टेट्स ऑफ regime in power। डिक्टेट का मतलब होता है फरमान। The undeterred and fearless protest by Iranian women for basic rights and for civil and economic reforms are now being amplified by their countrymen। और जैसे कि हमने देखा खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम इन दोहा कतर ऑन मंडे, तो यहाँ पर जब मैच हो रहा था इंग्लैंड और ईरानियन फुटबॉल टीम का, तो उससे पहले यहाँ पर जो नेशनल एंथम प्ले किया गया, तो यहाँ पर जो ईरान की टीम थी ये पूरे टाइम यहाँ पर साइलेंट रही। They stood quietly during the playing of the Iranian national anthem in an apparent show of solidarity with the ongoing human rights protest in Iran, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ द 22-year-old महसा अमीनी एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स मोरालिटी पुलिस। नेक्स्ट है अपार्थाइड मूवमेंट फॉर ईरान। तो यहाँ पर ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि इंडिया जैसे कंट्रीज को सपोर्ट करने की जरूरत है ईरान के प्रोटेस्टर्स को। द प्रोटेस्ट इन ईरान स्पार्क्ड ओवर द डेथ इन कस्टडी ऑफ महसा अमीनी, अ 22-year-old कर्दिश इरानियन वुमेन। और यहाँ पर लगभग 326 लोगों को मारा जा चुका है बाय द इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्बन रिवोल्ट्स। एज सच वाइल पब्लिक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू, 290 मेंबर्स जो ईरानी पार्लियामेंट में हैं, इसमें से 236 ने ये अर्ज किया है कंट्री की जुडिशरी को कि कोई भी लीनेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है जिन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर 13,000 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ इरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड द सिंबॉलिक सैंक्शंस इंप्लीमेंटेड बाय कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके एंड द यूरोपियन काउंसिल। लेकिन इसका कोई रियल नेगेटिव इफेक्ट ईरानियन ऑफिशियल्स के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जो डेथ टोल है यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है बाय द इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इंडिया जैसे कंट्रीज को यहाँ पर सपोर्ट करने की जरूरत है ईरानियन प्रोटेस्टर्स को। द अरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इन द पास्ट फ्यू मंथ्स वाज सप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट क्लैम्पडाउन ऑन जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पहले वाले प्रोटेस्ट जो ईरान में हुए थे उससे कैसे डिफरेंट है। पहली बात ये कि ये जो ईरानियन टीनेजर्स और स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादा करेजियस और रेजिलेंट हो चुके हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पर मॉरल लेजिटिमेसी है ईरान की रिजीम की, ये यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है। जो इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। सेकेंड, द regime's moral legitimacy is wearing so thin that nothing emanating from its military or political institutions carries any credibility. It looks like the Islamic Republic has now reached a dead end। और यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर इरानियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामिक रिजीम को एंड करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड द यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन एंड द यूएस ये यहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल नहीं कर सकते हैं उस कंट्री के साथ जो कि यहाँ पर चिल्ड्रन और टीनेजर्स को शूट कर रहा है इन द स्ट्रीट्स। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा कि बाकी कंट्रीज़ को यहाँ पर इरानियन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेट अस नॉट फॉरगेट व्हाट नेल्सन मंडेला सेट इन अ स्पीच। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था स्पीच में, वी शैल नेवर फॉरगेट हाउ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जॉइंट अस इन सॉलिडारिटी टू फाइट द इनजस्टिस ऑफ आवर ऑपरेशन। जब इन लोगों को इनकार्सरेट किया गया था, दोज एफर्ट्स पेड ऑफ एंड वी आर एबल टू स्टैंड हियर एंड जॉइन द मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट पॉवर्टी। तो यहाँ पर ज़रूरत है बाकी कंट्रीज़ को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ईरानियन प्रोटेस्टर्स के साथ। टुडे मिलियंस of Iranians are standing tall and awaiting an effort of solidarity from India and other nations around the world. Next, do not cry for Argentina। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्टे विद लोकल। तो यहाँ पर बात की गई है दिल्ली के म्यूनिसिपल पोल्स की। तो अगर आप दिल्ली के म्यूनिसिपल पोल्स को देखो तो यहाँ पर टॉप ब्रास आ रहा है कैंपेन करने, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, और इसके अलावा आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएंगे असम के चीफ मिनिस्टर। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी टॉप ब्रास आ रहा है यहाँ पर कैंपेन करने। तो ऑथर ने कहा अच्छी बात है, यहाँ पर जो सिविक इश्यूज़ है उनको भी यहाँ पर रेस किया जाएगा जो कि ज़रूरी है। नेक्स्ट, अ लैंड विद नो जॉय। तो पाकिस्तान में एक फिल्म है जॉयलैंड नाम की, तो उसको ही बैन करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जॉयलैंड में ऐसा क्या दिखाया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर गे राइट्स के बारे में बताया गया है, गे इश्यूज़ को यहाँ पर उठाया गया है जो कि पाकिस्तान के लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, पाकिस्तान के रजीम को नहीं पसंद आ रहा है। Joyland is an ironic title for a film that is actually about a land with no joy. This year Pakistan received record-breaking rainfall। तो पाकिस्तान में यहाँ पर फ्लड्स आई थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हुई, लेकिन पाकिस्तान का जो फोकस है इसके ऊपर नहीं है कि हमें इकॉनमी को रिवाइव करना, हमें सोशल वेलफेयर करना है। इनका फोकस किस बारे में है, एक फिल्म के बारे में। द फिल्म इज़
सफरिंग द wrath of homophobic religious zealots who just from watching the trailer feels कि यहाँ पर ये जो फिल्म है ये गे एजेंडा को प्रमोट कर रही है, LGBTQIA को यहाँ पर प्रमोट कर रही है. They want to maintain a fraudulent culture of piety where people are forced underground, sexual abuse runs rampant and any conversation around sex तो इसको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश की जाती है. A special commission was set up by the Prime Minister शहबाज शरीफ की यहाँ पर ये जो मूवी है इसको यहाँ पर रिलीज होने दिया जाए नहीं दिया जाए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट है वेयर देयर इज नो इक्वालिटी. इस आर्टिकल में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑथर ने ये बताया है कि एट द रेट 100 की जब हमारे को 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को तब क्या होना चाहिए इंडिया में. तो ऑथर ने यहाँ पर ड्रीम किया है कि इंडिया एक ज़्यादा इगैलिटेरियन होना चाहिए, यहाँ पर कास्ट बेस्ड बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए. When India celebrates 100 years since independence, तो यहाँ पर ऑथर का यह है कि मोर इगैलिटेरियन इंडिया होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए. वाइल देयर विल ऑलवेज बी अ नीड फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन की हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, कनेक्टिविटी करनी है, लेकिन ये सब कुछ तो हो जाएगा. ज़रूरत क्या है कि हमें एक ऐसा कंट्री बनाना है जो कि फ्री ऑफ कास्ट हो, where being a Brahmin, Kshatriya, a Baniya or an OBC, a Dalit or a tribal does not matter. Second, to see those responsible for governing, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. इंडिया में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है. थर्ड, टू ब्रिज द क्लास डिवाइड इन अ कंट्री वेयर द पे मास्टर्स एंड वर्कर्स नो मैटर हाउ स्किल्ड और हाउ लॉयल आर अंडरपेड, केप्ट एट आर्म्स लेंथ एंड नोटोरियसली अंडरपेड. तो यहाँ पर ये जो क्लास डिवाइड है ना इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है. तो ये सब यहाँ पर ऑथर के सपने हैं कि एट द रेट 100 हमारे पास क्या होना चाहिए इंडिया में. नेक्स्ट है द ओवर क्राउडेड कोर्ट. तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये बेल देते समय हीनस क्राइम में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, ये बेल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो पेंडेंसी है ये हायर जुडिशरी में इंक्रीज होती है. यूनियन लॉ मिनिस्टर रिसेंटली मेड अ पब्लिक स्पीच जिसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ही ये काम दिया जाना चाहिए कि आपको बेल देनी है नहीं देनी है, ये हायर जुडिशरी में बेल प्लीज नहीं होनी चाहिए. इनका ये कहना है कि हायर जुडिशरी में बेल प्लीज जानी ही नहीं चाहिए. The Union Law Minister recently made a public speech in which he suggested, presuming to reflect the thinking of the common people of India, that the large number of bail pleas being filed add to the pendency in the country's courts. और उन्होंने इसीलिए प्रपोज किया कि ये जो बेल प्लीज है ये यहाँ पर ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा सुनी जानी चाहिए और ये हाई कोर्ट्स में यहाँ पर अलाउड ही नहीं होनी चाहिए. अब ऑथर ने ये कहा है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर ने ये जो यहाँ पर बयान दिया ये क्या सोच कर दिया. इनका शायद ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेल प्ली हायर जुडिशरी में जाती है ये अक्यूज्ड के द्वारा जाती है, लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि हमेशा यहाँ पर अक्यूज्ड के द्वारा नहीं जाती. कभी कभी यहाँ पर कोई इंसान होता है जिसको बेमतलब अरेस्ट कर लिया जाता है, उसने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ यहाँ पर डिसेंटिंग आर्ग्यूमेंट दे दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया, तो उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है. तो यहाँ पर तो उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि वो हमेशा इनकार्सरेट रहेगा अगर यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है उसने उसकी बेल को कैंसिल कर दिया. तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है. The Indian justice system is indeed overburdened. A state of the Indian judiciary report published in 2019 records that on average at the district court level केस यहाँ पर 5 साल तक के लिए पेंडिंग रहता है और अगर यहाँ पर लूजिंग साइड अपील करती है तो केस को यहाँ पर लग जाता है 13 साल खत्म होने में. Then the average time for the case to be settled may go up to 13 years. His argument also assumes कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ अक्यूज्ड जो होता है वही बेल एप्लीकेशन फाइल करता है इन द हायर कोर्ट्स, नेग्लेक्टिंग कि यहाँ पर जो रीसेंट ट्रेंड है वो ये है कि यहाँ पर किसी को भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है. फिर ऑथर ने ये बताया है कि अरेस्ट की ज़रूरत कब होती है. अरेस्ट की ज़रूरत तब होती है जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी हो, लेकिन हमारे यहाँ अरेस्ट कब कर लिया जाता है, स्टार्टिंग में ही अरेस्ट कर लिया जाता है. एज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ द अरेस्ट और रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड शुड टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस. तो अरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर वो जो क्रिमिनल है जो अक्यूज्ड है उसको आप वहाँ पर पहुँचा सको. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के एड के लिए उसको यूज़ करो, ये नहीं होता अरेस्ट का मतलब. इसीलिए अरेस्ट तब करना चाहिए जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस पूरा हो चुका है. द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशली इन द वायर्ड वर्ल्ड शुड आइडियली नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कीपिंग द सस्पेक्ट इन कस्टडी एंड बेजरिंग हिम फॉर इन्फॉर्मेशन. आपको उससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है, आप उसको अरेस्ट करके आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालो. ये काम यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है. वंस चार्ज द अक्यूज्ड इज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी. दस द पर्पस ऑफ अरेस्ट इज टू इंश्योर अपीयरेंस एट ट्रायल. और यहाँ पर अक्यूज को इसीलिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ पर एज टू इन्वेस्टिगेशन का काम करे, ये आपको नहीं करना है जो कि किया जाता है इंडिया में, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. टिपिकली अ क्रिमिनल ट्रायल कुड टेक एनीथिंग बिटवीन 5 to 10 ईयर्स. और नेचुरली यहाँ पर जो अंडर ट्रायल्स है मतलब जिनका अभी यहाँ पर जो गुना है वो प्रूव नहीं हुआ है, तो ओनली रेमेडी क्या है कि वो यहाँ पर बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. और आप उससे ये भी रेमेडी छीनने की बात कर रहे हो कि वो यहाँ पर हायर जुडिशरी में अपील ही ना कर सके बेल के लिए. ऑन द अदर हैंड इफ वी वर टू टेक द लॉ मिनिस्टर्स प्रपोजल सीरियसली इट वुड रिजल्ट इन पर्सन्स जो कि अभी तक गिल्टी प्रूफ भी नहीं हुए हैं, दे आर मेयरली अवेटिंग ट्रायल. तो उनको बेसिकली यहाँ पर 10 साल तक वो लोग जेल में पड़े रहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ बेल.
तो ये जो आइडिया है पूरी तरीके से गलत है। फर्स्ट, बाई बीइंग वल्नरेबल टू अरेस्ट इन अ सिस्टम दैट टेक्स एन इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द नीड फॉर इनकार्सरेशन। तो वैसे भी यहाँ पर लोगों को बिना मतलब के इनकार्सरेट किया जाता है, बिना मतलब के यहाँ पर प्रिजन्स में डाल दिया जाता है, हमारे पास ओवर क्राउडेड प्रिजनर की प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड, बिकॉज ईच सच अरेस्ट कॉजेज द ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जस्टिस सिस्टम, जो कि यहाँ पर और ज़्यादा फ्लाउंडर होगा। अगर आप यहाँ पर लोगों को ऐसे ही अरेस्ट करते रहे तो हमारा जो यहाँ पर जस्टिस सिस्टम है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर बात की गई है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया हुआ है, तो यहाँ पर मेंशन है एक लोकेशन जिसका नाम है सियानजुर। तो सियानजुर एक टाउन है इंडोनेशिया में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो रशिया है ये पावर ग्रिड के ऊपर अटैक कर रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन सक्सेस हैज ब्रॉट द वॉर टू अ पिवटल जंक्शन। अब यूक्रेन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया है। जिन एरियाज को रशिया ने ऑक्यूपाई किया था यूक्रेन उनको वापस रीऑक्यूपाई करना चाहता है। और यूक्रेन का अगर ऐसा ही रहा तो ये वॉर तो यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर यूक्रेन ये चाहता रहा कि जो भी रशिया ने एरियाज ऑक्यूपाई किए हैं यूक्रेन उसको वापस से रीऑक्यूपाई करे। और अभी ये सब कुछ यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि यूक्रेन आगे कौन सा यहाँ पर स्टेप लेता है। अगर यूक्रेन ये चाहता है कि विंटर के समय तक सब कुछ शांत रहे तो ऐसा हो सकता है। यूक्रेन सक्सेस हैज ब्रॉट द वॉर टू अ पिवटल जंक्चर बिकॉज इट इज ऑन द ऑफेंसिव। It can shape the next phase of the fighting, determining whether कि यहाँ पर ये जो यूक्रेन का एडवांटेज है फर्दर इनटू रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, तो इसको और ज़्यादा पुश करना चाहता है या तो यहाँ पर विंटर के लिए सेटल होना चाहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हिनान प्रोविंस, तो हिनान कहाँ पर लोकेशन है? चाइना में, वहाँ पर आग लग गई है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, आग लग गई है। इंडियाज अनयूजुअल एब्सटेंटेशन इन साइट्स वोट ऑन रीओपनिंग आइवरी ट्रेड। तो क्या हुआ, साइट्स में यहाँ पर वोटिंग हुई, क्या आइवरी ट्रेड को यहाँ पर ओपन किया जाना चाहिए? इंडिया आज तक जो कि हमेशा आइवरी ट्रेड को लेकर अगेंस्ट में रहा कि आइवरी ट्रेड को यहाँ पर ओपन नहीं किया जाना चाहिए, इंडिया ने इस बार अब्सटेन किया। इंडिया ने क्यों अब्सटेन किया? तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहीं से ये पता किया है कि जब नेमीबिया से हमने यहाँ पर चीता लिए, तो नेमीबिया से हमने 8 चीता लिए, तो नेमीबिया ने शायद हमसे ये कहा था कि ठीक है हम आपको चीता दे रहे हैं, लेकिन साइट्स में जब बात हो आइवरी ट्रेड को यहाँ पर कि आइवरी ट्रेड को खोल देना चाहिए तो आप हमारे को सपोर्ट करना कि हाँ ठीक है यहाँ पर आइवरी ट्रेड को खोल देना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया, इंडिया ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया ने हमेशा आइवरी ट्रेड के अगेंस्ट में वोट किया है। तो यहाँ पर जो लार्जर क्वेश्चन है ये है इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है मेंस में, इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो जहाँ पर आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। दैट इज वाई इंडियाज डिसीजन नॉट टू वोट अगेंस्ट द proposal to reopen the international trade in ivory at the ongoing conference of the sites. That proposal to allow a regular form of controlled trade in ivory from Namibia, Botswana, South Africa, Zimbabwe. अब इन कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो हमारे पास आइवरी पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी एलिफेंट की नेचुरल डेथ होती है या तो पोचर्स से हमने जो भी आइवरी लिए हैं इनको हमें बेचने दो, इससे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि हम एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे। साइट्स एग्रीमेंट, साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। और साइट्स के यहाँ पर 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में अगर किसी भी स्पीशी को डाला जाता है तो उसका ट्रेड यहाँ पर प्रोहिबिट होता है। कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेड प्रोहिबिट होता है, लेकिन साइंटिफिक पर्पस के लिए ट्रेड हो सकता है। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975 एंड इंडिया बिकेम द 25th पार्टी अ स्टेट दैट वॉलंटरी एग्रीज टू बी बाउंड बाय द कन्वेंशन इन 1976। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट होना होता है स्पीशीज का जो कि कवर्ड है अंडर साइट्स, इट मस्ट बी ऑथोराइज थ्रू अ परमिट सिस्टम। और इसमें 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 2 इंक्लूड्स स्पीशीज जो कि अभी तो थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इनका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया गया तो ज़रूर ये यहाँ पर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन हो जाएंगे। एवरी 2 ईयर्स जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिसाइड करती है कि कौन सी स्पीशी को यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में रखना है, कौन सी को अपेंडिक्स 2 में रखना है, कौन सी स्पीशी को यहाँ पर अपेंडिक्स 1 से 2 में मूव करना है, किसको यहाँ पर 2 से 1 में मूव करना है। टसल ओवर आइवरी, द इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड को ग्लोबली बैन कर दिया गया था 1989 में, जब अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया था। तो यहाँ पर जो ट्रेड है ये तो बैन हो गया था। हाउएवर द पॉपुलेशंस ऑफ नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे इनको ट्रांसफर कर दिया गया था अपेंडिक्स 2 में, और ये कहा गया कि ठीक है आप एक बार यहाँ पर जो भी आपके पास आइवरी है आप इसको बेच लो। इन 1999 एंड 2008 ऑफ आइवरी स्टॉक पाइल्ड फ्रॉम नेचुरल एलिफेंट डेथ्स, और जो भी यहाँ पर सीज की गई फ्रॉम पोचर्स। अब बात ये है इनके पास रखी होगी, ठीक है कि यहाँ पर नेचुरल डेथ हुई एलिफेंट की, उसकी वजह से इनके पास आइवरी होगी, लेकिन जब ये एक बार आइवरी बेचते हैं तो उसकी वजह से डिमांड आ जाती है मार्केट में, और जब डिमांड एक बार मार्केट में जनरेट हो जाती है आइवरी के लिए तो उसके बाद यहाँ पर पोचिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये देखा गया था वन ऑफ सेल्स के बाद कि यहाँ पर जब एक बार बेचने दिया था उसके बाद यहाँ पर वापस से डिमांड जनरेट हो गई थी। तो बेसिकली ये कहना आप इसको जला दो लेकिन बेचने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंटली Namibia's proposal for allowing a regular form of controlled trade in ivory by delisting the elephant populations of the 4 countries from Appendix 2 was rejected at the COP 17-18, और इस बार भी ये जो proposal है डिफीट ही हो गया। The 4 southern African countries argue that their elephant populations have bounced back, और इनके पास बहुत सारी आइवरी का स्टॉक पाइल है। इफ सोल्ड इंटरनेशनली तो यहाँ पर काफ़ी
काफ़ी रेवेन्यू आएगा जो कि ये यूज़ करेंगे एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। ओपोनेंट्स ऑफ द आइवरी ट्रेड, इनका ये कहना है कि अगर एक बार आपने सप्लाई डाल दी मार्केट में तो डिमांड जनरेट होने लग जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पर एलिफेंट की पोचिंग इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया एंड आइवरी ट्रेड, द इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट वॉज इंक्लूडेड इन साइट्स अपेंडिक्स 1 इन 1975। इन 1986 इंडिया ने अमेंड किया था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और हमने बैन कर दिया था इवन द डोमेस्टिक सेल्स ऑफ आइवरी। आफ्टर द आइवरी ट्रेड वाज ग्लोबली बैंड, इंडिया ने यहाँ पर अमेंड किया था लॉ को कि हम यहाँ पर अफ्रीकन आइवरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे इन 1991। इन 1981 व्हेन द न्यू दिल्ली होस्टेड COP3, तो जो हमने यहाँ पर साइट्स का लोगो डिज़ाइन किया था ना, ये भी हमने एलिफेंट को लेकर ही डिज़ाइन किया था। तो बेसिकली हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है कि आइवरी ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो इस बार हमने क्यों अब्सटेन किया, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो शायद यहाँ पर नामीबिया से हमने चीता लिए और नामीबिया ने हमसे यहाँ पर ये कहा था कि हमें इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट कर देना और शायद इसीलिए हमने यहाँ पर अब्सटेन किया है। लास्ट मंथ report that India has agreed to promote sustainable utilization and management of biodiversity by supporting advances in this area of bilateral cooperation at international forums including meetings of sites। While the word ivory आपको mention नहीं मिलेगा, लेकिन नामीबिया ने यहाँ पर इंडिया के सपोर्ट को सॉर्ट किया था अंडर दिस एग्रीमेंट फॉर द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल कि यहाँ पर आइवरी ट्रेड को रीओपन करने में हमें हेल्प कर देना। इंडिया चोज टू एब्सटेन एंड नॉट वोट अगेंस्ट इट। तो बेसिकली प्रोपोजल सिर्फ यहाँ पर ये था कि आइवरी ट्रेड को यहाँ पर खोलने का प्रोपोजल था, इंडिया ने इससे एब्सटेन किया जबकि इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट वोट करता था। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो शायद इसका यही रीज़न है कि नामीबिया ने हमें चीता दिए तो हमने इसलिए उनको इस इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट कर दिया कि ठीक है हम यहाँ पर एब्सटेन करते हैं, हम इसके अगेंस्ट वोट नहीं करते हैं। लेकिन वैसे भी यहाँ पर ये जो प्रोपोजल है डिफीट हो गया और यहाँ पर आइवरी ट्रेड अभी भी बैन ही है। नेक्स्ट है एयर सुविधा। एयर सुविधा क्या है, तो एयर सुविधा एक पोर्टल है जिसको कि 2020 में लॉन्च किया गया था। कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर उसको यहाँ पर डिटेल्स को सबमिट करना होता था अपनी जर्नी के बारे में, वैक्सीनेशन उसने ली है नहीं ली है, RT-PCR में वो कोविड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सारी यहाँ पर डिटेल डालनी होती थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करा रही थी कि कहीं यहाँ पर कोई नया वेरिएंट इंडिया में एंटर ना हो जाए, इसके बारे में ही यहाँ पर ये सारी डिटेल्स को फिल करना होता था। अब एयर सुविधा जो है ये पोर्टल वगैरह अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। एयर सुविधा इज स्क्रैप्ड रिलीफ एंड अ पॉजिटिव सिग्नल ऑन कोविड, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड एंडेमिक हो चुका है इसीलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया होगा। नेक्स्ट है COP27। तो COP27 के यहाँ पर क्या आउटकम्स रहे, तो हमने यहाँ पर आउटकम्स डिस्कस किए थे। पहला क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया लेकिन इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं कि कौन से कंट्रीज यहाँ पर पे करेंगे, कौन से कंट्रीज रेसिपिएंट होंगे। क्या इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज पे करेंगे जो कि बिगेस्ट एमिटर्स हैं, लेकिन जिन कंट्रीज की हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशंस नहीं है। ये सब कुछ हम डिटेल में 10-15 बार डिस्कस कर चुके हैं। द शर्म एल शेख क्लाइमेट मीटिंग विल प्रोबेबली ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स डिसीजन टू सेट अप अ लॉस एंड डैमेज फंड। मिटिगेशन को लेकर क्या किया गया, तो मिटिगेशन को लेकर ज़्यादा कुछ खास नहीं किया गया। एडेप्टेशन को लेकर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया गया। गोइंग इन टू द कॉन्फ्रेंस इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट COP27 वुड रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग अर्जेंसी फॉर ग्रेटर एमिशन कट्स। मिटिगेशन और एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है, मिटिगेशन का मतलब ये है कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, हमें क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करनी है। एडेप्टेशन का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, जो होना है वो तो होगा ही होगा, हमें यहाँ पर अडेप्ट करना। अडेप्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अडेप्ट करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके अडेप्ट करेंगे। तो अडेप्टेशन करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, हम यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इसीलिए जरूरत है अडेप्ट करने की। तो गोइंग इनटू द कॉन्फ्रेंस इट वाज एक्सपेक्टेड दैट COP27 वुड रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग अर्जेंसी फॉर ग्रेटर एमिशन कट्स, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। और ये साइंटिफिक एस्टिमेट्स के द्वारा पता चला है कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर तो विद इन अ डेकेड ही ब्रीच हो जाएगा। विद करंट एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशंस द वर्ल्ड इज हेडेड टू अ टेम्परेचर, और एंड ऑफ द सेंचुरी यहाँ पर जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। देयर वर डिफरेंट वेज इन विच COP27 वाज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस। पहला यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का आइडिया, यूरोपियन यूनियन का आइडिया ये था कि हर साल यहाँ पर जो क्लाइमेट एक्शन है इनको यहाँ पर अपग्रेड करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर जो कंट्रीज है 5 साल में NDC सबमिट करते हैं। यूरोपियन यूनियन का ये आइडिया था कि हर साल यहाँ पर जो कंट्रीज है अपने क्लाइमेट एक्शंस को स्ट्रेंथन करें एवरी ईयर फ्रॉम नाउ टू 2030। तो ये काफ़ी रेडिकल सजेशन था जो कि यहाँ पर अप्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था। इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था कि सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेज डाउन करने की ज़रूरत है, सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेज डाउन करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में भी यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाया। दिस वॉज अनलाइकली टू हैव डन मच टू रिड्यूस एमिशंस इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन इसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन ये भी हमें देखने को नहीं मिला। The idea proposed by India was initially expected to be opposed by developed countries, especially since their dependence on oil and gas has increased, क्योंकि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है जिसकी वजह से रशिया जो है नेचुरल गैस को वेपनाइज कर रहा है, इसको जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज़ कर रहा है। द ऑपोजिशन केम फ्रॉम विद इन द रैंक्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ नेशंस, इसलिए इस मैटर को ज़्यादा पुश ही नहीं किया गया। तीसरी बात, द लीस्ट दैट वाज होप्ड फॉर ऑन दिस फ्रंट वाज इन इंक्लूजन, की यहाँ पर एटलीस्ट इंटेंट की तो बात करेंगे कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को
ऊपर नहीं जाने देना है, तो वो भी इंटेंट की भी बात नहीं की गई। एडाप्टेशन को लेकर तो कंट्रीज़ का ये कहना है कि आप मिटिगेशन के ऊपर तो फोकस करो, लेकिन आप अडेप्टेशन के ऊपर फोकस नहीं करो। जो यहाँ पर वल्नरेबल कंट्रीज़ है उनको अडेप्टेशन के लिए फाइनेंस तो प्रोवाइड करो। अगर कोई अडेप्टेशन करता है कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ को पैसा दिया गया कि आप अडेप्टेशन करो, उससे बाकी कम्युनिटी को तो कोई फायदा नहीं होगा, बाकी यहाँ पर यूरोपियन कंट्री को तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर अफ्रीका को पैसा दिया गया है कि आप अडेप्टेशन करो, तो अफ्रीका क्या करेगा? अफ्रीका यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेगा, लेकिन इससे सिर्फ यहाँ पर अफ्रीकन कम्युनिटी को तो ही बेनिफिट होगा, यहाँ पर जो यूरोपियन में लोग रह रहे हैं उनको तो बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए अडेप्टेशन को ज़्यादा पुश नहीं किया जाता बाई द डेवलप्ड कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट एक्शंस इज फोकस्ड ऑन मिटिगेशन एफर्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज हु आर मोर वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनका ये कहना है कि अडेप्टेशन को यहाँ पर सिग्निफिकेंट अटेंशन नहीं मिल रही है, तो अडेप्टेशन को भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट अटेंशन देने की जरूरत है। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि अडेप्टेशन का क्या मतलब है। तो अगर यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए किसी कंट्री को पैसा दिया जाता है, तो वो जो कंट्री वो क्या करेगा, उस पैसे को यूज़ करेगा अपने कंट्री में यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री को तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एमिशंस कम होते हैं तो इसका बेनिफिट ग्लोबली होता है। इसीलिए अडेप्टेशन को ज़्यादा पुश नहीं किया जाता है बाई द डेवलप्ड कंट्रीज। अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स एफर्ट्स दैट हेल्प अ कंट्री टू नेगेट और डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। डिफाइनिंग ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, और इसीलिए यहाँ पर जो अडेप्टेशन के गोल है ये आपको लोकली मिलेंगे, और अडेप्टेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर लोकली मिलेगा, नॉट एट अ ग्लोबल लेवल। कंसिडरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ अडेप्टेशन एक्रू लोकली नॉट एट अ ग्लोबल लेवल, इसीलिए अडेप्टेशन के एजेंडा को ज्यादा पुश नहीं किया जाता है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अनदर एक्सपेक्टेशन वाज टू सी सम मनी फ्लोइंग इन फॉर द अडेप्टेशन पर्पसेस। डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग कि यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। WMO ने डिसाइड किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सेटअप किया जाएगा। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सेटअप करने के लिए इसीलिए ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है, तो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फ्लड आने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं इनको बचाया जा सके, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बचाया जा सके। अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अबाउट 60% ऑफ द अफ्रीका इज नॉट इक्विप्ड विद अर्ली वार्निंग एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अगर पहले से पता होगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन आने वाला है, तो यहाँ पर पहले से प्रिपेयर हो सकता है कंट्री, और यहाँ पर जान माल को बचा सकता है। फाइनेंस को लेकर तो यहाँ पर 2020 से ही डेवलप्ड कंट्रीज को पे करना था, डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन एवरी ईयर। इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इंटरेस्टिंगली द COP27 एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम क्वांटिफाइड कि हमें $4 ट्रिलियन की जरूरत है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एवरी ईयर टिल 2030। अगर 2050 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना एमिशंस कर रहे हो उतना ऑफसेट किया जाए, जितना एमिशंस हो रहा है उतना ऑफसेट किया जाए। तो अगर हमें 2050 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए $4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में एवरी ईयर टिल 2030। लेकिन ये फाइनेंस कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता है। अबाउट $5.9 ट्रिलियन वॉज नीडेड बाई द डेवलपिंग कंट्रीज इन द प्री-2030 पीरियड। अगर यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, वनवासी वर्सेस आदिवासी। अब ये तो सब कुछ पॉलिटिकल है, वनवासी वर्सेस आदिवासी, कि यहाँ पर जो कांग्रेस है इसका ये कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं ये यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं इनके लिए वनवासी टर्म का यूज़ करते हैं, जबकि वनवासी का नहीं आदिवासी टर्म का यूज़ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या है ट्राइबल्स के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म से ट्राइबल के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब या तो अनुसूचित जनजाति, तो ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात MP फार्मर्स लोएस्ट पेड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एट द टॉप। तो यहाँ पर RBI ने डेटा रिलीज किया है ऑन रूरल डेली वेजेस, और सबसे कम यहाँ पर जो डेली वेजेस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं MP और गुजरात में। According to the data, male agricultural workers in MP's rural areas received a daily wage of just ₹217, while it was $220 in Gujarat। तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर जो मंथली सैलरी हुई वो लगभग 5500 रुपये हुई, जो कि काफ़ी कम है यहाँ पर 4-5 लोगों का खर्चा निकालने के लिए। However, a rural farm worker in Kerala, which pays the highest wage, तो यहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ डेज में अगर सेम काम कर रहा है तो यहाँ पर जो एवरेज सैलरी बनती है वो बनती है 18,000 रुपये। तो आप देख सकते हो कि केरला और यहाँ पर गुजरात और MP में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट क्लियर्स FTA विद इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का यहाँ पर FTA हुआ था, और जो कि जनवरी 2023 से फोर्स में आ जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इंडिया और UAE का सेपा। The Australian Parliament on Tuesday approved the free trade agreement inked with India in April, paving the way for the rollout of the pact on a mutually agreed date। और जिसकी वजह से जो ट्रेड है डबल हो जाएगा, $45 to $50 बिलियन इन अबाउट 5 years, और ये फोर्स में आएगा 2023 से। गेमिंग GST, तो यहाँ पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स पैनल ये सजेस्ट करने वाला है कि GST लेवाई किया जाना चाहिए 28% का ऑन ऑनलाइन गेमिंग। और यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% का GST लेवाई किया जाना चाहिए।
अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। मंथली इसकी कॉस्ट होगी 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID। wait for some time to get added to the premium group, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते समय यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी रहेगी। अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करने की जरूरत है और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है तो ये पार्लियामेंट डिबेट करेगी इसके बारे में, तो जुडिशरी को यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और पॉइंट उठाया गया कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है 665 की, तो इसमें जानबूझकर किसी ऐसे पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह अपॉइंट किया जाता है जो कि जल्दी यहाँ पर 65 साल का हो जाए और जिसकी वजह से उसका यहाँ पर 6 साल का टेन्योर पूरा ना हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि असम मेघालय का यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है। एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि इंडेंजर्ड है IUCN में। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और इसके बारे में हमने यहाँ पर 3 डिस्कस किए, गज यात्रा, सेकंड वाज माइक एंड द थर्ड वन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर UAE के साथ हमारा सेपा साइन हुआ था। TMA पाई केस रूलिंग, जिसमें ये कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है स्टेट लेवल पर। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था सूखाताल एंड नैनी लेक। नेक्स्ट वुमेन लाइफ लिबर्टी, तो ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया और बाकी कंट्रीज़ को यहाँ पर सॉलिडारिटी दिखाने की जरूरत है ईरानियन प्रोटेस्टर्स के साथ। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर पाकिस्तान में एक मूवी है जॉयलेंट नाम की, और जिसमें कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर गे एजेंडा को प्रमोट करी। व्हेन देयर इज नो इनइक्वालिटी, तो ऑथर का क्या सपना है कि एट द रेट 100 यहाँ पर जब इंडिया को 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हो जाए तो इंडिया में यहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, यहाँ पर कास्ट बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्लास ब्रिज नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाए। द ओवर क्राउडेड कोर्ट, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर उनका ये कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट्स है वही यहाँ पर बेल केसेस को सुने और ये जो केसेस है ये यहाँ पर हायर जुडिशरी में ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस हैं, जो केसेस की पेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये बात कही थी कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं बेल को ग्रांट करने में जब बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर हमने ये डिस्कस की थी। अब बात यह है कि यहाँ पर अक्यूज को स्टार्टिंग में ही अरेस्ट कर लिया जाता है, अभी वो यहाँ पर गिल्टी प्रूफ हुआ भी नहीं लेकिन उसके बाद भी उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि इस अक्यूज का यूज़ किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता, अरेस्ट करने का मतलब ये होता है कि ट्रायल में बस वो यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसको आप प्रेजेंट कर सको, तो अक्यूज्ड का आपको यूज़ नहीं करना होता इन्वेस्टिगेशन की एड के लिए। तो यहाँ पर ऑथर ने ये पॉइंट उठाया और ये कहा गया है कि सिर्फ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिसने कुछ यहाँ पर गुनाह किया सिर्फ उसको ही अरेस्ट किया जाता है। अगर किसी ने कुछ नहीं भी किया है, सिर्फ उसने यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल दिया, कुछ यहाँ पर उसने डिसेंटिंग आर्गूमेंट भी दे दिया, उसके बाद भी उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर क्या मोड ले सकती है। फिर हमने यहाँ पर इंडोनेशिया में एक टाउन डिस्कस किया जिसका नाम था यहाँ पर सियानजुर। फिर हम चलते हैं आगे, इंडियाज अनयूजुअल एब्सटेंटेशन इन साइट्स। तो साइट्स में यहाँ पर 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में यहाँ पर जो ट्रेड है पूरी तरीके से प्रोहिबिट होता है अगर अपेंडिक्स 1 में किसी स्पीशी को डाला गया है, लेकिन साइंटिफिक रीजंस की वजह से यहाँ पर ट्रेड को अलाउ किया जा सकता है। अब आइवरी ट्रेड को लेकर कभी भी यहाँ पर प्रपोजल आता था तो इंडिया ने हमेशा उसके अगेंस्ट वोट किया है, लेकिन इंडिया ने इस बार अब्सटेन किया था। शायद इंडिया ने इसलिए अब्सटेन किया था क्योंकि नामीबिया से हमने लिए हैं चीता। फिर एयर सुविधा क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। COP27 में यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया है। मिटिगेशन के लिए ऑथर ने ये कहा है कि कोई भी यहाँ पर सीरियस स्टेप नहीं लिए गए हैं। एडेप्टेशन को लेकर भी यहाँ पर जो कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज ये यहाँ पर फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एडेप्टेशन से यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री को बेनिफिट होगा, किसी पर्टिकुलर कंट्री को बेनिफिट होगा, और यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको तो बेनिफिट होगा नहीं अगर वो यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर एडेप्टेशन, जिसकी वजह से ये कंट्रीज यहाँ पर एडेप्टेशन के लिए फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज को $100 बिलियन एवरी ईयर देने थे 2020 से, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया है।
गुजरात एमपी फार्मर्स लोएस्ट पेड, केरला जम्मू एंड कश्मीर एट द टॉप, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का यहाँ पर एफटीए हुआ था जो कि 2023 से यहाँ पर फोर्स में आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स पैनल है, इन्होंने यहाँ पर रेकमेंड किया कि 28% जीएसटी लेवाई किया जाना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग पर, इररिस्पेक्टिव कि आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पर गेम ऑफ चांस है या तो गेम ऑफ स्किल है, तो ये लोग यहाँ पर ये रिकमेंड करने वाले हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।